इस समय हमारे देश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो है काकरोच जनता पार्टी। मैंने इस संदर्भ में पिछले सेशन में कल आपको काफ़ी कुछ बताया था। आज मैं थोड़ा सा आपको कैसे परीक्षा व्यू पॉइंट से इस टॉपिक को सोच सकते हैं उस दिशा में मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा हम इसमें गंभीरता से इसको लें। और सरकार ने तो गंभीरता से ले लिया है। सरकार ने कल जो है ट्विटर हैंडल को डिलीट कर दिया है। कल जो है ट्विटर हैंडल जा चुका है। तो सरकार का पक्ष क्या है? क्या वो पक्ष वास्तव में सही है? क्योंकि बाकायदा इसमें ऐसे इनपुट थे कि इससे देश की अराजक स्थिति फैल सकती है, ऐसे भी इनपुट आए। क्या वो कितना सही है? या सरकार जो है कहीं ना कहीं पे ऐसा समझ चुकी है कि सोशल मीडिया के युग में भारत में भी जेनजी अब एक्टिव हो चुके हैं, अब अपने अधिकारों की बात, अपने हक की बात वो कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो क्या सरकार डर गई? इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। आज के सेशन में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है। आज भारत एक डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाह रहा है। और एक टर्म्स और मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, डिजिटल एक्टिविज्म। जो आप लोग कर रहे हो 24 घंटे यही काम आप कर रहे हो, डिजिटल एक्टिविज्म की तरफ बढ़ रहे हो। इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आपको मिल रही है, इंफॉर्मेशन का युग है ये। कोई भी घटना घट रही है तुरंत आपके पास चंद समय काल पे आपके पास पहुंच रही है। तो अभी हाल ही में जो काकरोच जनता पार्टी का ये पूरा मुद्दा चला है, क्या ऐसे मुद्दे पहले भी कभी हुए हैं? इसका क्या फ्यूचर हो सकता है ना? कैसे आप इससे अपने आप को कनेक्ट करके देख रहे हैं, क्यों इतना लोकप्रिय हो रही है? इन सब मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात, आप सभी जानते हैं यह केवल एक सोशल मीडिया अभियान नहीं है। इसको केवल इतने तंग नजरिए से अब हम नहीं देख सकते कि अच्छा ये तो एक इंस्टाग्राम पेज है या एक ये ट्विटर हैंडल है। इस दृष्टिकोण से ना देख करके इसको आप देखिए डिजिटल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से। जो डिजिटल युग चल रहा है और डिजिटल एक्टिविज्म के दृष्टिकोण से, इन दोनों के प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आज इंटरनेट के युग में, आज हम इंटरनेट, हम 5G 6G की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक पारंपरिक संगठन नहीं है। कोई पारंपरिक संगठन ना होने के बाद चंद दिनों में 20 मिलियन फॉलोअर्स आ जाना, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाना, ये अपने आप में अब हमें इस बात पे बात करनी पड़ेगी, सोसाइटी को बात करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ऐसे कैसे हो गया कि कोई व्यक्ति आया और कुछ समय में उसने पूरे लोगों को जोड़ लिया। ये इतनी सामान्य घटना नहीं है। और सामान्य इसका मतलब देश के अंदर कुछ तो ऐसा आक्रोश है, कुछ तो पक रहा है, कोई तो मंच का तलाश हम कर रहे हैं। क्योंकि ये जेनजी का ईरा चल रहा है। जेनजी को कोई समझने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। लोग इनकी पावर को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी जो मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है हमारी सोसाइटी में जनरेशन गैप का, उसको लेकर के भी हमें इसको समझना पड़ेगा। तो मैं अभी इस मुद्दे पे ना बहुत डिटेल में जाने वाला हूं और बहुत घुस करके बात करने वाला हूं। भारतीय समाज अब आप लोग समझोगे थोड़ा सा। अभी जो ये पूरा डिजिटल युग चल रहा है इस पे एक सेशन तो मैं ले चुका हूं जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन दी थी। और ये केवल एक व्यंग्यात्मक पार्टी के तौर पे हमें नहीं समझना है, हमें अभी अपने सोसाइटी में बदल रहे प्रतिमानों के तौर पे समझना है, ताकि आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके चीज़ों को लेकर। ठीक है? तो ये पारंपरिक राजनीतिक संगठन से बड़े पैमाने पर इसने जनमत और राजनीतिक विमर्श सबको प्रभावित किया। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को इसने पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, डिजिटल डेमोक्रेसी। क्या समझते हैं आप इससे? क्या आप इसको, इस टर्म्स को कैसे परिभाषित करें? यदि मैं आपसे बोलूँ क्या है डिजिटल डेमोक्रेसी, बताइए। बहुत सिंपल सा है। जब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग गवर्नेंस और नीति निर्माण और सार्वजनिक विमर्श का केंद्र बना लें। आज हम इंटरनेट को क्या बना रहे हैं कि हमारे देश का डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए। आज हमने देश के लोकतंत्र को इंटरनेट के माध्यम के साथ जोड़ दिया है। सोशल मीडिया का युग चल रहा है। तो डिजिटल डेमोक्रेसी को यदि हम परिभाषित करना हो तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि डिजिटल डेमोक्रेसी वो व्यवस्था है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिक शासन, नागरिक केंद्रित शासन, नीति निर्माण और सार्वजनिक विमर्श में भागीदारी को हम सुनिश्चित करवा सकते हैं। और वो काम किया काकरोच जनता पार्टी ने अभी। अब इसमें एक बात चल रही है हमारे देश में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले देश में रह रहे हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित कराती है नागरिकों को। हर आदमी अपनी बात कह सकता है हर मुद्दे पे।
कर सकता है? नहीं कर सकता। एक विशेषता तो ये है, सभी तक सूचना आसानी से पहुंच जाती है, सरकार की जवाबदेही भी तय करती है, सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है। जब देखिए ट्विटर में कोई भी घटना चलती है, ट्विटर में, एक्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कोई भी, वो सरकार तक पहुंच रही है, सरकार उसके प्रति जवाबदेह भी हो रही है। और एक त्वरित जनमत आप देख सकते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी से कि जनता का रुख क्या है। आज बड़े बड़े सर्वे करवाए जाते हैं जनता के रुख को समझने के लिए, तो डिजिटल डेमोक्रेसी ये काम करता है। एक ऑनलाइन संवाद और परामर्श का केंद्र बन चुका है। जनता के दिमाग में क्या चल रहा है वो डिजिटल डेमोक्रेसी से पॉसिबल है। ये तो हो गया डिजिटल डेमोक्रेसी, जहां सभी लोग आकर अपना मत, अपना पक्ष, अपनी बात, किस तरीके का शासन प्रशासन उन्हें चाहिए, उस पर अपनी बात रखते हैं। एग्जिट पोल वाला बात कर रहा है, या रेफरेंडम कह सकते हैं, इसके लिए एक टर्म्स यूज करिए, रेफरेंडम, जनमत संग्रह। जनता क्या चाहती है, नई जनरेशन क्या चाहती है, कैसे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर के बात कर रही है। आप जनजी को गलत कैसे बोल सकते हो? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करे कैसे गलत हो सकता है? दूसरी चीज, डिजिटल एक्टिविज्म। इस टर्म्स को कैसे हम परिभाषित करेंगे? डिजिटल एक्टिविज्म का मतलब है सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम हैं, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे वेबसाइट हो, ऑनलाइन तरीके से आप अपना एक डिजिटल अभियान चलाते हैं, डिजिटल कैंपेनिंग हो, जिसके माध्यम से, डिजिटल अभियानों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हेतु चलाए गए प्रयासों को डिजिटल एक्टिविज्म कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, डिजिटल अभियानों के माध्यम से समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में जब हम चेंज लाने की बात करते हैं उसको डिजिटल एक्टिविज्म कहते हैं। और वो काम जो है, ये एक बहुत बड़ा जो है एग्जाम्पल निकल के आया है। इंस्टाग्राम कैंपेन चलते हैं, एक्स में कैंपेन चलाए जाते हैं, हैशटैग मूवमेंट। आज देखिए कितनी परीक्षाएं हैं, एक परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है, तुरंत आके एक्स में हमें क्या कराना पड़ता है, कैंपेन चलता है कि हैशटैग चलाइए इस चीज को लेकर, आप लोग भी भागीदार बनते हो उसके। ऑनलाइन बहुत सारी पिटीशंस लगाई जाती हैं, सरकार को लेकर टैग किया जाता है वहां पर। यूट्यूब कैंपेन चलाए जा रहे हैं, डिजिटल कम्युनिटियां लगाई जा रही हैं। ये सब क्या है? सब डिजिटल एक्टिविज्म का उदाहरण है। अब काकरोच पार्टी कैसे डिजिटल डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल बनी अभी इसी समय पे, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। कैसे इतनी जल्दी अचानक से सभी पार्टियों को इसने क्रॉस कर दिया, इस बात को समझिए। इसने युवाओं को एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच प्रदान किया। सबसे पहला काम, परंपरागत राजनीति में युवाओं को यह लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं, जितने भी नेता आ रहे हैं सब सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं कोई नहीं उठा रहा है। चाहे बेरोजगारी की बात आज तक कभी ना तो मीडिया में सुनेंगे, ना तो कोई आके बस रोजगार देंगे इसकी बात होगी, बेरोजगारों की बात नहीं होगी। भर्ती परीक्षाओं की समस्याओं का कोई निदान नहीं निकल पा रहा, महंगाई की समस्या का कोई निदान नहीं, कोई बातचीत नहीं, एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है इस पर कोई बात नहीं, कोई निदान नहीं। तो ये इस तरीके के बड़े मुद्दों पर सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक चर्चा पर चर्चा का विषय बने, सरकार तक बात पहुंचे। ये काम क्या काकरोच जनता पार्टी ने, मुद्दे यही उठाए हैं सारे। काकरोच जनता पार्टी का मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, परीक्षा घोटाला, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था। इसलिए आप कनेक्ट कर पाए, इसलिए इतनी बड़ी पार्टी बन गई। दूसरा पॉइंट, अब समझिए, मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, कैसे चीजों को सोचते हैं। इसने एक सहभागी लोकतंत्र में बदल दिया इस पूरे मामले को, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। नागरिक स्वयं राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाए, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। और ऐसा होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी को अब हमें परिपक्व ले जाना चाहिए। ऐसा अमेरिका में है, ऐसा ये जितनी भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री देखते हैं जिनका प्रेस सूचकांक में नंबर 1 स्थान है, दूसरे नंबर पे हैं। आज नॉर्वे के एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन पूछा ना, तू कैसे पूछ पाए? क्योंकि वहां पर एक सहभागी लोकतंत्र है, प्रेस फ्रीडम नंबर 1 जिसका स्थान है, वो 157वें नंबर वाले देश से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो नंबर 1 पे बैठा है। हमारे देश की मीडिया की हिम्मत नहीं है, वो नहीं पूछ पाएगी। दूसरी चीज, जब कभी भी डिजिटल डेमोक्रेसी आएगी या डिजिटल डेमोक्रेसी ये सत्ता को जवाबदेह बना देगी। जो परंपरागत डेमोक्रेसी आपकी चल रही है, लोकतंत्र में नागरिकों का काम क्या है? प्रश्न पूछना, है ना? और यहां पर यही काम हुआ। रोजगार नीति पे बात चली, भर्ती प्रक्रियाओं पे बात चली, एजुकेशन सिस्टम पे बात चली, सरकार की प्रायोरिटी पे बात चली कि शासन की क्या प्राथमिकताएं हैं, अकाउंटेबिलिटी पे बात चली, जवाबदेही तंत्र पे बात चली। और जब ये सारी चीजें हुई, वही काम इन्होंने किया।
इसलिए जनता कनेक्ट होती गई। डिजिटल एक्टिविज्म का क्या उदाहरण है? इन्होंने सिंबॉलिक रेजिस्टेंस का काम किया, प्रतीकात्मक प्रतिरोध किया। अभी क्यों ये ट्विटर हैंडल बैन करना पड़ा? यहां पे आप देखेंगे काकरोच का प्रयोग एक अपमान करने के लिए ही तो किया गया था कि युवा काकरोच है, पैरासाइट्स है, और इसी काकरोच को एक आंदोलन का प्रतीक बना देना, यह डिजिटल एक्टिविज्म है। प्रतिरोध का उदाहरण बना दिया इसको। राजनीति विज्ञान में एक टर्म्स हम यूज करते हैं कि विरोधी प्रतीक को स्वयं की पहचान दे करके उसको एक नया बदलाव दे सकता है ना। कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है, राजनीति में चीजें बहुत होती हैं कि विरोधी प्रतीक जो भी आपको दिए जाएं उसको आप अपनी पहचान ही बना लीजिए। हाँ, मैं काकरोच हूं भाई। यहां पे यही तो हुआ, आपको जो बोला गया आपने क्या किया? तो डिजिटल एक्टिविज्म का एक क्या किया आपने उसको अपनी पहचान ही बना ली कि अब तो मैं काकरोच हूं। अब देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, हर जगह चल रहा है काकरोच। क्यों चल रहा है? क्योंकि एक वो सिंबल क्रिएट हो चुका है। ये अभी मैं बताऊंगा ऐसा और कब पहले हुआ या विश्व में कहां हुआ। जब अरब स्प्रिंग हुआ उस समय कैसे ये कोई पहली बार नहीं है। दूसरा, विकेंद्रीकृत आंदोलन है, कोई डिसेंट्रलाइज मूवमेंट आप देख रहे होंगे। इसमें कोई यहाँ पे केंद्रीय ढांचा नहीं है, कोई संगठन नहीं है। सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से सब हो रहा है। समाज स्वयं सेवी समर्थन, स्वयं आप सेल्फ अपना डिजिटल समुदाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम लागत है, व्यापक प्रभाव है, कोई रैलियों की जरूरत नहीं है, कोई सभाओं की जरूरत नहीं, कोई संगठन की जरूरत नहीं है, कोई आर्थिक संगठन की जरूरत नहीं है। केवल आपके हाथ में मोबाइल पहुंचा दिया गया है। मोबाइल क्रांति का एक उदाहरण, इंटरनेट आपके हाथ में, सोशल मीडिया आपके हाथ में, इससे संचालित हो रहा है। एक उदाहरण मैंने बताया, 2010-11 में अरब स्प्रिंग की घटना हुई थी और अरब स्प्रिंग में फेसबुक, ट्विटर का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था। सरकार विरोधी अभियानों का संगठन के तौर पे था। इसके माध्यम से, अरब स्प्रिंग के माध्यम से ट्यूनेशिया में, मिस्र में, लीबिया में पूरी गवर्नमेंट बदल गई थी। और मैं इंडिया में भी उदाहरण लूंगा। सोशल मीडिया राजनीतिक परिवर्तन का शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। आपने देखा नेपाल ने क्या किया? नेपाल ने सोशल मीडिया बैन कर दिया क्योंकि वहां पर यही चल रहा था जो यहां पे। ये नेपाल में आप देखिए, अभी हाल ही में आपने सत्ता परिवर्तन देखा है। सरकार डर गई इससे कि अरे इतने बड़े कैंपेन चल रहे हैं सोशल मीडिया में, काम करते बैन कर देते हैं। सरकार ने बैन कर दिया। आपको पता है, एक हैशटैग मीटू चलाया गया था इंटरनेशनल लेवल पे। यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक वैश्विक अभियान चलाया गया था जिसमें लाखों महिलाएं ने अपना अनुभव साझा किया, जो कामकाजी महिलाएं थी। और जब हैशटैग मीटू चला, उसने डरा दिया पूरे दुनिया को कि कैसा हमारे देश का कानून है, कैसे संस्थागत सुधार हमने किए। तो जो वंचित समूह है, चाहे महिला हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, डिजिटल एक पूरी तरीके से उनकी आवाज बन चुका है। निर्भया आंदोलन 2012 का याद है आपको? दिल्ली में गैंग रेप जो हुआ था आपका, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चलाया गया, सोशल मीडिया से व्यापक एक जन संगठन बना। महिला सुरक्षा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। कई सारे कानून संशोधन करने पड़े आपको। तो ये एक साधारण कोई हंसी मजाक वाली पार्टी नहीं है, आप इसको समझिए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, याद करिए अन्ना हजारे को, क्या था एक आपका डिजिटल कैंपेन। कितने थे, कितने लोग? मैं उस समय जब दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तब मैं उस कैंपेन में लगातार रहा हूं 7 दिन। जब अन्ना हजारे गिरफ्तार हुए, सब कुछ उसी साल में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। मैं दिल्ली जाके शिफ्ट ही हुआ था। उसी समय हो गया आंदोलन, हम भी आंदोलन का बन गए। मैं भी अन्ना। टी शर्ट एक मिल गई थी वहीं पे, टी शर्ट भी पहन लिए थे, हम भी अन्ना, और बढ़िया टोपी भी पहन के कुछ दिन करते थे। उसकी मैं कुछ दिन फोटो आपको दिखाऊंगा। मैं भी लेकिन जब वो राजनीतिक पार्टी वार्टी ये सब बना, फिर मोह भंग हो गया, छोड़ दिया सब कुछ। क्योंकि युवा खून था वो, जनजी वाला खून जो अभी आपके अंदर दौड़ रहा है। तो सोशल मीडिया आधारित जनसंपर्क, आप देखिए उस समय यही हुआ था। भ्रष्टाचार के विरोधी एक जनमत संघ, उस समय रामदेव बाबा भी उतर आए थे दिल्ली में, एक आंदोलन जिसमें कपड़े पहन के भागे थे, उसमें मैं भी था उस टाइम पे। हमें लगता था कि यार हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तो अब सोचिए, ये सब सोशल मीडिया की देन है। लोकपाल कानून बना बकायदा, राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। लोग कह रहे लोकपाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बन गया लोकपाल, क्या ही बदला? वही पेपर लीक, वही सारे भ्रष्टाचार, वही चीजें चल तो रही हैं। 2020-21 याद करिए, जब ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में किसान आंदोलन चला, लगभग 9 महीने रहा। मैं किसान आंदोलन पर भी गया हूं।
धरातल पे गया हूं, जहां पर वो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठते थे, हम लगा तो वहीं पे ऑफिस था आपका संस्था का, और एक दो दिन नहीं बैठे, पूरा साल बैठे हो। तो वो भी आप देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जन समर्थन। वो याद करिए जब वो कौन राकेश टिकैत जब रोए थे, और रोने का उस वीडियो ने, उनकी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी हो गई, उस रोने के वीडियो ने क्या किया, लास्ट में गवर्नमेंट को कृषि कानून वापस लेने पड़े। डिजिटल कैंपेन ही तो है। तो एक लोकतंत्र के लिए ऐसे मंच होने चाहिए, नागरिकों की सहभागिता बढ़ती है, ऐसे राजनीतिक जागरूकता का विस्तार होता है, पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेहिता बढ़ती है, नीति निर्माण बेहतर होता है। लेकिन कुछ डिमेरिट भी हैं, मैं डिमेरिट भी बताऊंगा। ऐसे मंचों के आने से राजनीति का सशक्तिकरण होता है, राजनीति एक बार अपना मूल्यांकन करना चालू करती है, प्रतिनिधित्व की भावना आती है, सामाजिक चेतना की चीजें होती है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, नया नेतृत्व निकल के आता है। लेकिन इसका निगेटिव निहितार्थ क्या है? निगेटिव निहितार्थ बस एक है, जो मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा, आपकी भूमिका कहां पे है पता है आपकी? इसको बोलते हैं, एक टर्म्स मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, क्लिकट्विज्म। क्लिकट्विज्म समझते हैं? शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट मार दिया, क्लिकट्विज्म। बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं, आपके दिमाग में बस वहीं तक सीमित है। वास्तविक सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उस पर कोई बहस नहीं बनती है। एक चीज और लगती है, फेक न्यूज बहुत बढ़ती है इसमें, होती है फेसबुक। अभी जो बैन किया गया, कॉकरोच को बैन किया गया ट्विटर में, उसके पीछे भी कॉकरोच इज बैक भी आ चुका है, नया ट्विटर हैंडल भी ले आए हैं वो। अब वह बहुत तीव्र गति से फैलती हैं, सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है, राजनीतिक भ्रम पैदा हो सकता है, ध्रुवीकरण हो सकता है, ये सब चीजें भी होती हैं। और पूरा का पूरा खेल होता है एल्गोरिदम लोकतंत्र का, इसको कहते हैं एल्गोरिदम डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ये तय करने लगता है कि लोग क्या देखें क्या ना देखें। आपको क्या लगता है, आपके मोबाइल पे जो फीड है, आप कभी अपनी फीड को देखिएगा, आप अपनी फीड देखिएगा, हर व्यक्ति में, अभी जितने लोग आप लोग बैठे हो, अभी आपके मोबाइल की मैं फीड देखने, सबकी अलग अलग होगी। आप जो देखना चाहते हो वही आपको दिखाया जा रहा है, जो आप नहीं देखना चाहते वो आप तक नहीं पहुंच रहा है। कई बार पहुंचाया भी जाता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, वो भी होता है। तो एल्गोरिदम डेवलप है पूरा का पूरा, ठीक है, और सब कुछ एआई बेस्ड हो चुका है आज का, और इससे एक इंफॉर्मेशन बबल बनने लगता है, इको चैम्बर क्रिएट होने लग जाता है, कंफर्मेशन बायस्ड हो जाते हैं, आप पूर्वाग्रह से प्रेरित हो जाते हैं, ये समस्याएं भी आती हैं। तो यदि मैं कहूं कि आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से कॉकरोच पार्टी ने आपको क्या दिया, आप तो बस हंसी मजाक करके निकल जाओगे, डेली आराम से क्लिकट्विज्म में फंस जाओगे, उसमें तक सीमित नहीं रहना। एक आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के दृष्टिकोण से सोचिए कि आपको कोई भी मुद्दा देश में चल रहा है उसको कैसे समझना है। एक टर्म्स यूज करना है डिजिटल डेमोक्रेसी, आप इसको समझिए, इसको देखिए। दूसरा, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सहभागी सरकार कैसे बनेगी। आपके उसमें एक टॉपिक है गवर्नेंस, उस गवर्नेंस के सारे मुद्दे हैं, ठीक है। सिविक एंगेजमेंट, डिजिटल सिटीजनशिप, नेटवर्क सोसाइटी, पब्लिक स्पेयर, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सोशल मोबिलाइजेशन, ये सब मुद्दे हैं आपके इथिक्स वगैरह में। डिजिटल एक्टिविज्म, लिखो मुद्दे, मैं आपको मुद्दे लिखवा रहा हूं, आपको समझ में आए कि इससे कैसे मुद्दे आपको आपके एग्जाम में निकलेंगे। पहला है डिजिटल डेमोक्रेसी, दूसरा है पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, सहभागी सरकार, सहभागी शासन। लिखिए, आप इन मुद्दों पे सोचिए, तो इन मुद्दों पे सोचिए आप। सिविक इंगेजमेंट, डिजिटल सिटीजनशिप, सिविक इंगेजमेंट, डिजिटल सिटीजनशिप, नेटवर्क सोसाइटी, ये क्या होती है नेटवर्क सोसाइटी, पब्लिक स्फेयर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, सोशल मोबिलाइजेशन क्या होता है, डिजिटल एक्टिविज्म क्या होता है। सोचिए इन मुद्दों पे बैठ के, कभी इन सब मुद्दों पे जब आप सोचेंगे तब आपको कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में समझ में आएगी। नहीं तो आप समझ बस यही रहोगे कि आज डेली आ रहे, आज तो ट्विटर बैन, नया ट्विटर आ गया, फिर से इसको फॉलो मार देता हूं, कोई मतलब थोड़ा ना है उसमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बात बताई। मेंस आंसर राइटिंग यदि कभी आपको लिखने आ जाए तो क्या लिख सकते हो कि कॉकरोच जनता पार्टी के उदय ने भारतीय लोकतंत्र में डिजिटल डेमोक्रेसी, डिजिटल एक्टिविज्म की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। मान लो यह दर्शाता है
कि आधुनिक लोकतंत्र में नागरिक केवल मतदाता नहीं है, बल्कि डिजिटल माध्यमों से निरंतर एक सक्रिय सहभागी बन गए हैं। ये टर्म्स यूज कर सकते हो। यद्यपि ऐसे आंदोलनों से राजनीतिक जागरूकता, जवाबदेही, जन सहभागिता बढ़ती है, लेकिन गलत सूचना, ध्रुवीकरण, सही विमर्श, ऐसी चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। अतः लोकतंत्र के हित में डिजिटल सक्रियता, डिजिटल डेमोक्रेसी तथ्यपरक होनी चाहिए, उत्तरदायी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। देश के खिलाफ कोई भी ये, इसमें आपको क्या लगता है देश विरोधी ताकतें नहीं घुस सकती? हो सकती है ना, वो हमें समझ में नहीं आएगा, हम जनजी हैं, तो जनजी को समझना भी पड़ेगा भाई कि आपको राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है, उस चीज को भी समझना पड़ेगा। एक मेंस का क्वेश्चन लिखिए आप, और ये क्वेश्चन को आप लोग लिखने का कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। लिखिए, 21वीं सदी में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं, 21वीं सदी में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शक्ति और जन संगठन का नया मंच बन चुका है। 21वीं सदी में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शक्ति और जन संगठन का नया मंच बन चुका है, नया मंच बन चुका है। चर्चा कीजिए, कर पाएंगे चर्चा? चर्चा कीजिए। अब इस प्रोस्पेक्टिव से जब आप पढ़ना चालू करोगे, तब आप वास्तव में सिविल सेवा की तैयारी करने की अपनी प्रतिभा को विकसित कर पाओगे। कोई भी मुद्दा चल रहा, हंसी मजाक ठीक है, लेकिन थोड़ा गंभीरता के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से आपको चीजों को समझना है। क्या इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बना सकता आयोग? आपको लगेगा सर ये तो क्वेश्चन कैसे आ गया, क्या आ गया? अरे भाई, मुद्दा चर्चा में, सोशल मीडिया में दुनिया बैठी हुई है, आयोग तक अपने ट्विटर हैंडल बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसको आंसर राइटिंग आप करना। अभी इस मुद्दे को मैं इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं हूं, इस मुद्दे पे मैं आपकी समझ और विकसित करूंगा। इसके क्या पॉजिटिव परिणाम है, क्या निगेटिव परिणाम है, क्या निहितार्थ है इसके, एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मेरा आप इस पे पाएंगे। ठीक है, ताकि आप डिजिटल विरोध को, डिजिटल प्रोटेस्ट को समझ पाएं। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक कंक्लूजन में भी छोड़ूंगा, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो अगला सेशन जो हम रखेंगे उसमें इसके क्या पॉजिटिव रिजल्टेंट हैं, क्या निगेटिव रिजल्टेंट है, क्या निहितार्थ है, आपके लिए कितना सही है, कितना। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जनजी में कोई दिक्कत नहीं है, जनजी को सिर्फ एक चीज चाहिए, डायरेक्शन, कोई उसे समझाने वाला चाहिए, और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। देश के शिक्षक समुदाय के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो आए आगे बढ़ करके और चीजों को स्पष्ट करे, क्लियर करे, एलिगेशन ना लगाए। एलिगेशन ही तो था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने यदि कॉकरोच और पैरासाइट बोलने की जगह कुछ और कार्य किया होता देश के युवाओं को लेकर के, भ्रष्ट तंत्र यदि है, कहीं से गलत डिग्रियां मिल रही हैं, उन संस्थाओं पे कार्रवाई कराइए। जेनजी या नई जनरेशन गलत तरीके से डिग्रियां हासिल कर रही है, इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी राज्य की है। ऐसी संस्थाएं कैसे सरवाइव कर रही हैं, उन संस्थाओं को बंद कराइए ना। क्यों चल रही हैं भाई, कहां से वो सत्ता पोषण हो रहा है, कहां से वित्त पोषण हो रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है उनकी, उस लूपहोल को बंद करिए ना। जो लोग पेपर खरीद रहे हैं वो तो गलत है ही, लेकिन पेपर बिक क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कौन बेच रहा है, किसकी इतनी जुर्रत हो गई, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो आके पेपर बेचे। अभी कल लेखपाल का पेपर हुआ है, उसमें भी मैं कई सारे कल वीडियो देख रहा था, कई जगहों पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हुए हैं पेपर में। कब तक हम क्वेश्चन मार्क देखते रहेंगे? पेपर होगा, पेपर होने के बाद बस दिमाग में एक भसड़ चलती रहेगी, सही तरीके से हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ये जो चिंता है इसे आपको खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ आप देश की पब्लिक को कोसेंगे, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी, जवाबदेही यही बनती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कुछ? ठीक है, तो मैं आपके दिमाग में एक सही प्रोस्पेक्टिव डेवलप करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए।